गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई। इसका हमने एक छोटा वीडियो ऑलरेडी बना चुका, लेकिन हम क्योंकि आज बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो सोचा कि इसके 1 या 2 मिनट में इसको रिवीजन भी कर ले ताकि हमारा कंटिन्यूटी बना रहे। अदरवाइज़ बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि वो वीडियो नहीं देखे होंगे और यहाँ पे सीधे आके एग्जाम्पल देखेंगे तो वो कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। तो इसे हम बस 1 मिनट देंगे, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे। वो हमारा आज वीडियो का आज हमारा मेन कंटेंट रहेगा कि हम सप्लाई को कैसे रियल लाइफ में एग्जाम्पल से जोड़ते हैं और फिर देखेंगे कि ये कैसे काम करता है थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसी। और ऑब्वियसली ये पीएससी सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक्स का सब पार्ट है, जो कि जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक्स के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में देख रहे हैं। और हम ये भी इंश्योर करते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स को एज अ बुकिश लैंग्वेज ना पढ़ाई करें, ये भी देखें कि इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट में और हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई हो रहा है। लाइक अप्लाइड पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, जो कि जनरली कहीं कवर नहीं किया जाता है। सिर्फ एज अ डेफिनेशन बता दिया जाता है और एग्जामिनेशन में जब एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन आता है तो जनरली आदमी से या तो मिस्टेक हो जाता है या तो आदमी से बनता ही नहीं है। और हमारा अटेम्प्ट रहेगा कि इसी प्रॉब्लम को हल करें। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं सीधे। ये तो रिविजन करना है तो हमें सीधे मैं इस पर सीधे बोल देता हूँ, क्योंकि आप अगर पुराना वीडियो रेफर किए होंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि हमने डिमांड में देखा था, डिमांड बेसिकली बात करता था आपको कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आपको सप्लाई जो होता है वो बात करता है प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। तो लाइक हम लोग ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इवेंचुअली आप इकोनॉमिक्स का कुछ भी देख लीजिए, लास्ट में वो होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पीपल, जिसमें कि मॉनेटरी आपको वैल्यू इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब हम एक आदमी दूसरे आदमी से कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक प्रोड्यूसर के रोल में होता है। मैं रोल वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रेडर हो सकते हैं तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं रोल वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे वैरायटी हो जाते हैं प्रोड्यूसर के जो कि अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, और दूसरे साइड होता है कंज्यूमर जो कि अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर जो वैल्यू वो अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्राइस पे करते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के टर्म्स में हमेशा इकोनॉमिक्स से बात करते हैं। सप्लाई में क्या होता है कि प्रोड्यूसर किस किस डिफरेंट प्राइस पे कितना विलिंग एंड एबिलिटी रखता है उस चीज को बनाने के लिए और सप्लाई करने के लिए। तो ये 3-4 वर्ड मिलकर बनता क्या है? लाइक अब मान लीजिए इवेंचुअली हम इकोनॉमिक्स में दोनों को, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को, अपना यूटिलिटी देखना होता है कि वो कोई काम करता है तो उसको उस काम में कितना ज्यादा फायदा दिखता है। अब अगर प्रोड्यूसर कम दाम पे अपना सामान बेचे तो आपको क्या लगता है उसे फायदा है? वो उतना मेहनत करेगा, इधर से उधर ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इवेंचुअली प्रोड्यूसर हमेशा कोई चीज को सप्लाई करता है तब जब उसका प्राइस उसे ज्यादा मिल रहा हो। और यहीं से हमारा निकल के आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ आपको सप्लाई कह सकते हैं कि more the price of the commodity or services, more will be the production of the commodity or the services. तो इसे हमें ये समझ में आता है, क्योंकि डिमांड में हमने देखा था कि प्राइस और कमोडिटी, और जब मैं कमोडिटी बोलता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ टैंजेबल गुड मत समझिएगा। कमोडिटी में आपको इनटैंजेबल गुड एंड सर्विसेज दोनों आता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जब हम डिमांड पढ़े थे तो उसमें देखा था कि हमने प्राइस और कमोडिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जो चीज़ जितना महंगा होता जाएगा उसका उतना कम क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। ये हमने एक्स और वाई के ग्राफ के थ्रू भी देखा था, जिसमें वाई पे हमने प्राइस को रखा था, एक्स पे क्वांटिटी को रखा था, और डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें कि हमें ये पता चला था कि कैसे वो इन्वर्सली रिलेटेड है। वैसे लेकिन सप्लाई में क्या होता है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो मतलब कि ये आपको लेफ्ट टू राइट जाता है ग्राफ। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको जो सप्लाई ग्राफ होता है वो आपको लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, स्ट्रेट खड़ा रहता है, या हॉरिजॉन्टल, कोई भी आपको अदर वैरायटीज दे सकता है। तो ये आउटराइट एक क्वेश्चन का सब पार्ट है, तो आप इसको हमेशा याद रखें। ऑल्दो इसमें याद रखने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप, जब मैं सीधे बोलता हूं कि जैसे सप्लाई और प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर आप ड्रॉ करिए ग्राफ, जो कि मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, तो वो अपने आप लेफ्ट टू राइट आपको ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी बहुत सारे वर्ड यूज किए, देखते हैं कि हमने जो लिखा हुआ है उसमें आपको कौन कौन सा बात आपको रिपीट होता है। ठीक है, तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूसर। ये देखिए एक विलिंग। अब ये विलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? विलिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि
अब मान लीजिए कि जो कमोडिटी का जो प्राइस है वो काफ़ी सही है प्रोड्यूसर के लिए बनाने के लिए, लेकिन उसके पास वहाँ पे इनपुट्स नहीं है। मान लीजिए आप अंडमान एंड निकोबार में रहते हैं, ठीक है? आपको वहाँ पे कार का वैल्यू मिलेगा, कोई भी कार, आप मान लीजिए मारुति बनाते हैं, वहाँ पे अगर आपको चंडीगढ़ में मारुति मिलता है मान लीजिए 5 लाख का, तो अंडमान में हो सके उसको कोई कंज्यूमर जो हो देने के लिए तैयार हो 25 लाख एक मारुति का। मतलब कि आप प्राइस के हिसाब से तो प्रोड्यूसर तैयार है कि हाँ यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन क्या वो वहाँ पे इनपुट्स ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। तो वहाँ पे ये वाला वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, इज ही विलिंग टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर द कार इन अंडमान? और अंडमान में एक एग्जांपल इसलिए कि वो आपको मैं कंडीशन दिखाना चाहा कि बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे प्राइस तो फेवरेबल रहेगा लेकिन अदर कंडीशंस आपको सही नहीं रहता, जिस कंडीशन में वो जो प्रोड्यूसर होता है वो विलिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतना अदर जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा, जो कि लेबर्स लाओ, फैक्टर ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लाओ, वो वहाँ पे नहीं हो पाता। तो उसे लगता है कि अगर मैं उन सबको यहाँ पे लाऊंगा तो इवेंचुअली मेरा कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 25 लाख जो हमने एग्जाम्पल लिया वो भी आपको कम ही पड़ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि हमने एक एग्जाम्पल से देखा, एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस लेवल। अब देखिए यहाँ वेरियस प्राइस लेवल हम क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग वेरियस प्राइस लेवल ये बोलते हैं कि जैसे अब मान लीजिए आपको कोई जैसे एक आम का ठेले वाला है, ठीक है? आम का ठेले वाला आपको शायद 200 रुपये अगर किलो आम बिकेगा तो वो बोलेगा कि मैं अपना पूरा ठेला बेच दूंगा, लेकिन मान लीजिए उसको बेचना पड़े फॉर वॉट एवर रीजन 40 रुपये केजी, तो वो क्या सोचेगा कि अरे जो बस आज पका हुआ है ना उसको बेच दे रहे हैं और जो थोड़ा कच्चा है ना इसको कल बेचेंगे, क्योंकि कल तो आपको शिवरात्रि आने वाला है तो पूजा में लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो उस समय अपना ज्यादा बेचेंगे। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि आपको 200 पे जो आम वाला है वो पूरा सप्लाई करने को तैयार है, लेकिन 40 रुपए पे वो बस 20% सप्लाई करने को तैयार है। इसीलिए ये वर्ड है आपको एट वेरियस प्राइस लेवल। तो प्रोड्यूसर जो होता है वो वेरियस प्राइस लेवल पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स जितना सप्लाई करना चाहता है वो वेरी करते रहता है। ऐसा नहीं है कि बस प्रॉफिट मिला तो वो जैसे 40, जब ये 40 रुपए पे बेच रहा है तो ऐसा थोड़े कि ये लॉस पे बेच रहा है, ये भी आपको प्रॉफिट में ही बेच रहा है, ठीक है? लेकिन इसमें इसको प्रॉफिट रिलेटिवली कम है कंपेयर टू 200, तो इसमें ये पूरा क्वांटिटी अपना नहीं बेचेगा। तो मतलब एट डिफरेंट प्राइस लेवल जो सप्लाई ऑफ कमोडिटी है वो वेरी करता है। और ये प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करता है? वो अपने जनरली यूटिलिटी बेसिस पे, दैट इज अगर प्रोड्यूसर के कोर वर्ड में बोलिए तो प्रॉफिटेबिलिटी पे डिसाइड करता है, ठीक है? तो हम सप्लाई में 3 वर्ड हम समझ गए। वो 3 वर्ड क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला विलिंग, विलिंग का आपने मतलब समझा कि क्या होता है। दूसरा आपको एट वेरियस प्राइस लेवल, और आपको ऐसे तो बस यही दोनों हैं। तीसरा आपको एक्सेप्शंस वाला कंडीशन होता है जो कि अभी हम बाद में करेंगे, तो अभी से यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग आपको अगर ये फिगर में देखें तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो हमने आम का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे इन्होंने बनाना बनाया हुआ कि जो प्रोड्यूसर है वो आपको बनाना सप्लाई कर रहा है टू द कंज्यूमर एट सर्टेन प्राइस, ठीक है? अब मान लीजिए ये खत्म हो जाएगा तो ये मेम साहब ये 4 बच जाता है, ठीक है? अब ये खत्म हो गया तो इज प्रोड्यूसर दैट इज सप्लायर ऑफ द बनाना रेडी टू सप्लाई बनाना एट एनी कॉस्ट। मान लीजिए इनको दिया 40 रुपया पर दर्जन, ठीक है? 2 दर्जन केला था, ठीक है? 2 दर्जन खत्म हो गया इन दोनों में। अब ये तीनों बोल रहे हैं कि हम तुमको 5,000 रुपया पर दर्जन दे दें, ठीक है? तो अब प्राइस के हिसाब से अगर हम जाएं अगर, तो ये तो आपको सप्लाई कंप्लीटली कर देना चाहिए था, लेकिन अब उनके पास ये एक्सेस है ही नहीं बनाना का, और अगर कहीं एक्सेस है तो वो इतना महंगा है कि शायद इससे भी ज्यादा उनको कॉस्ट पड़ जाएगा, तो इनको ये सप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या समझे? विलिंग वाला वर्ड का इंपॉर्टेंस, ठीक है? अब लॉ ऑफ सप्लाई, जो देखिए अब हमने जो अभी डिस्कस किया उसमें लॉ ऑफ सप्लाई को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज कर दूंगा, तो जो भी मैंने वर्ड्स के फॉर्म में बोला है वो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे सीधे पूछूं कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि प्राइस और जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जितना भी ज़्यादा आप प्राइस बढ़ाइएगा कोई चीज़ों का,
उतना ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है वो सामान बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आप खुद देखिए ना, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, ठीक है, आप एक पेन बेचते हैं 20 रुपए में, तो आप शायद बोलिएगा कि हाँ मैंने 5 पेन बेचा तो 100 रुपये कमाया, लेकिन वही पेन का एग्जामिनेशन के पहले मान लीजिए 100 रुपये पर पेन का दाम हो गया, तो वही 20 पेन से आप कितना कमाइएगा? 2000 रुपये। तो अब क्या होगा कि आप हमेशा एग्जामिनेशन का वेट करिएगा कि हाँ एग्जामिनेशन बच्चा लोग को आ जाएगा तभी अपना सारा ये वाला पेन निकालेंगे, क्योंकि उस समय तो मुझे 100 रुपये मिल जाता है और ऐसे नॉर्मल दिन में तो बस मुझे 20 रुपये मिलता है। तो आपने क्या किया? एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोड्यूसर, आपने अपना सप्लाई जो था पेन का उस समय तक मेंटेन किया जब तक कि उसका दाम ऊपर ना चल जाए। दैट इज सप्लाई ऑफ द पेन वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस डिमांडेड बाय द पेन। ठीक है, तो ये हम समझिए यही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है कि एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। ठीक है, अब आप 20 रुपए पे शायद 5 पेन बेच रहे थे, 40 रुपए पे शायद 12 पेन बेचिएगा, 100 रुपए पे शायद 200 पेन बेचिएगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपये इंटू 200, 100 रुपया इंटू 200 इज इक्वल टू 2000 या 20,000 जो भी आएगा। ठीक है, और अगर 40 रुपये पे बेचते हैं तो 12 चौके 480 रुपया कमाते हैं, अगर 20 रुपये बेचते हैं तो 100 रुपया कमाते हैं। तो बेसिकली आपका एम क्या है? ज्यादा पैसा कमाना है। ठीक है, इसीलिए आप सप्लाई ज्यादा करते हैं आपको जब आपको प्राइस ज्यादा मिलता है। ठीक है, एज प्राइस फॉल्स क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स। ये क्यों भाई? जस्ट इसको उल्टा देख लीजिए आप। अब जैसे अगर एग्जांपल देखिए आप कि कितना बार क्या होता है, डिस्ट्रेस सेलिंग होता है। ठीक है, कि मान लीजिए पेरिशेबल गुड लेते हैं, ये सब देखिए मैंने अलग अलग वीडियो में कवर किया। अगर आपको पेरिशेबल गुड नहीं पता तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके खोजिए पेरिशेबल गुड, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे पेरिशेबल गुड क्या होता है, ठीक है, अब वो मान लीजिए इस पेरिशेबल गुड का दाम रखा हुआ है 100 रुपये मैक्सिमम, पहले बेचना शुरू करता है जैसे हम ना एट डिफरेंट प्राइस लेवल। 100 रुपये पे वो बेचता है क्यू क्वांटिटी 100 रुपये पे, 200 रुपये पे बेचता है Q1 क्वांटिटी, और 1000 पे बेचता है आपको Q3 क्वांटिटी। अब देखिए इसका प्राइस ऊपर जाएगा और जा सकता था, लेकिन तब तक क्या हुआ, सामान ही खराब होना शुरू हो गया। तो अब क्या करेगा कि वो चाहेगा कि उसको, लोग को पता है कि खराब सामान तो लोग खरीदेगा नहीं, तो वो क्या चाहेगा कि भाई 1000 रुपये का वेट मत करो, चुपचाप 100, 200, 300 जिस पे भी है उस पे निकाल दो ताकि सामान खराब ना हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे प्राइस फॉल कर रहा है आपको, वैसे ही आपको उसका सप्लाई कम करेगा। ठीक है, अनटिल अनलेस वो डिस्ट्रेस सेलिंग ना हो, जो कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग बात आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ द लॉ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट, वही जो हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, ये होता है। ठीक है, एज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, वही जो अभी हमने पढ़ा कि विलिंग वाला चीज जो हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि उसके पास ये कंडीशन कैपेबिलिटी भी होना चाहिए सप्लाई करने का। जस्ट बिकॉज वो प्राइस वाला फैक्टर कंड्यूसिव, इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई वो हो जाएगा। ठीक है, आप सोचिए ना, जैसे हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं कि क्या इंडिया एज अ प्रोड्यूसर नहीं चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक फोन बनाए, या आपको सुपर कंप्यूटर जो हम इंपोर्ट करते हैं लैपटॉप चाइना से, ये से, वो हम खुद बनाए। तो हम क्यों नहीं बना रहे? हम हो सके इंडियन कंज्यूमर प्राइस देने को सारा तैयार है, तो फिर क्यों नहीं बना रहे? बिकॉज हमारे पास वो विलिंग वाला फैक्टर जो है ना, वो कंस्ट्रेंट है, और वही कंस्ट्रेंट हमें आपको इवेंचुअली प्रॉब्लम में डालता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम इसलिए विलिंग नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि हम बनाने जाएंगे तो इवेंचुअली सारा पैसा डालेंगे, इवेंचुअली बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वो एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो इतना हम समझ गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए मैंने ये आपके लिए ग्राफ बना के रखा हुआ है। मैं ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये ग्राफ को देख के आप दो तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अरे यार ग्राफ कौन पढ़ेगा यार, ये सब तो एग्जाम में आता नहीं है यार, क्यों इतना दिमाग खराब कर रहे हैं सर। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद कभी ना भूलिए, और थोड़ा मज़ा भी आता है पढ़ने में, तो इसे ध्यान देखिएगा, ज़्यादा टफ होता नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये हमने बोला आपको कि ये प्राइस वाला चीज़ जो है वो वाई एक्सिस पे होता है, क्वांटिटी वाला चीज आपको जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। अब यहाँ देखिए दो रेड चीज लिया हुआ हूं, तो यहाँ पे क्यों किया हूं? अब Q1 जो है हमारा वो ओरिजिनल क्वांटिटी है, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब कि एक क्वांटिटी जो कि P1 पे मिल रहा था। अब फॉर सम रीजन क्या हुआ कि आपको
Q3 पे हम लोग आ गए, मतलब कि मोर क्वांटिटी सप्लाई करने। अच्छा, मोर मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये यहां से ज्यादा दूर है, ठीक है। ये मैं बार बार कभी कभी स्क्रीन पे इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि मैं कभी कभी समझाते रहता हूँ तो मैं स्क्रीन के आगे खुद आ जाता हूँ, और फिर मुझे तो वो सब पता है, मैं अब यहाँ पे बोर्ड पे सब कुछ ड्रॉ करते रहता हूँ, और बाद में वीडियो देखता हूँ तो लगता है कि अरे स्टूडेंट तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बोर्ड के आगे खुद खड़ा होकर यहाँ समझाते रहता हूँ। तो ये मुझे बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये क्वांटिटी आपको ज्यादा बेच रहे हैं, ठीक है। क्यों ज्यादा बेच रहे हैं? क्योंकि आपको P3 P1 से ज्यादा है, दैट इज जो प्रोड्यूसर है उसको मोर प्राइस ऑफर्ड है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी बनाएगा, ठीक है। ये हम समझ गए कि मोर प्राइस हमें ज्यादा क्वांटिटी बनाने में करता है। इसको क्या कहेंगे? एक्सपेंशन इन सप्लाई। ऑब्वियसली आपको वर्ड ही आपको बता रहा होगा कि एक्सपेंशन क्यों कह रहा है, क्योंकि हम जब यहां थे यहां से एक्सपैंड कर गए। अब देखिए ये लेफ्ट टू राइट स्लाइडिंग कैसे? ये हमारा अगर लेफ्ट पार्ट है तो ये राइट पार्ट होगा ना, ये ऐसे हो रहा है राइट इधर, तो हमारा जो ग्राफ है ये इधर है, ठीक है। तो ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। और आपको वो अच्छा डिमांड पे कवर करेंगे। और ये जो होता है P2 जो होता है ये आपको हो गया कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ओरिजिनल यहां था उससे सप्लाई कम आ गया। क्यों आएगा? क्योंकि P2 जो है वो P1 से कम प्राइस है, तो कम प्राइस पे जो प्रोड्यूसर होंगे वो कम सप्लाई करना चाहेंगे, ठीक है। ये हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हम समझ गए कि ये क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ पहले इसका मैं ये कर दूं, ब्यौरा दे दूं कि आगे हम करने क्या जा रहे हैं। आप MSP तो पढ़ ही लिए होंगे क्या है। हम देखेंगे कि कैसे सप्लाई ना गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू इंटरफेयर होता है, इफेक्ट होता है। और गवर्नमेंट पॉलिसी बनती ही इसलिए है ना कि वो डिमांड और सप्लाई को ना डायरेक्टली इंटरवीन करके कंट्रोल कर पाए, और उस तरीके से इकोनॉमिक्स के अलग अलग पैरामीटर को वो इन्फ्लुएंस कर पाए। अब जैसे हम हमारा नेक्स्ट पहला एग्जांपल है MSP। तो MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यही देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मिनिमम आपको वर्ड दिखेगा ना तो आपके दिमाग में इमेज क्या बनेगा? कुछ लो टाइप का, ठीक है, कि कुछ कम टाइप का, ठीक है। जबकि ये क्या होता है कि समझिए मार्केट प्राइस से सपोजिटली ये थोड़ा ऊपर रहता है। तो इसका एम क्या है कि वो प्राइस जो कि मिनिमम मिले प्रोड्यूसर को, ताकि वो लॉस ना चाहे। अब मार्केट प्राइस तो जो भी प्राइस होगा वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। अब कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए कि डिस्ट्रेस सेलिंग होने लगे और जो प्रोड्यूसर है उसको कम दाम पे मार्केट में बेचना पड़े और उसको वो बेसिक मिनिमम भी प्राइस ना मिल पाए, तो मिनिमम जो प्राइस है समझिए ये बेसिक मिनिमम प्राइस देता है प्रोड्यूसर को कि इतना कॉस्ट लगा आपके पास, इतना तो निकल ही जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत जेन्युइन प्रॉफिटेबिलिटी निकल जाए। बिकॉज प्रोड्यूसर का वही इवेंचुअली एम होता है कि हमने जो कॉस्ट लगाया है प्लस जो उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट जेन्युइन होना चाहिए वो हमें बेयर मिनिमम निकल जाए, और यही हमारा MSP कहता है मिनिमम सपोर्ट। अब अगर वर्ड पे जान दीजिएगा ना तो आपको आंसर खुद निकल जाता है मिनिमम। अब सपोर्ट क्यों यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा, ठीक है। अब सहारा अगर हम दे रहे हैं तो मतलब क्या करें, हमारा एम ही है कि उस प्रोड्यूसर को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिचुएशन में कॉट अप हो जाता है जहां पे उनको अपना जो प्रोडक्ट कमोडिटी है वो सप्लाई करना पड़ता है मार्केट को ऐसे प्राइस पे जो कि जेन्युइनली नहीं है इकोनॉमिकली, ठीक है। तो उन लोगों को सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू कि आप इसके नीचे तो मत बेचिए, नहीं आपका मार्केट का दाम अगर इससे नीचे है तो हम आपसे खरीद लेंगे, हम आपको सहारा देंगे। ये मिनिमम प्राइस है जिस पे हम आपको सहारा देते हैं। समझ गए इस वर्ड का मतलब? अब देखिए, अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट गारंटीज, ये देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है गारंटीज। ये ऑल्दो इसके अंदर और भी इंट्रिकेसीज है जो कि हम जब MSP या PDS एज ए टॉपिक पढ़ेंगे तब हम और भी देखेंगे, लेकिन अभी आप मान लीजिए कि जो बोलते हैं गवर्नमेंट वो खरीदती है, ठीक है। अ मिनिमम प्राइस एट विच इट विल परचेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वही अभी जो मैंने आपको मिनिमम का बताया दाम। मिनिमम का दाम ये सोचते हैं लो प्राइस दिमाग में मत लाइएगा, एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चन दे सकता है कि MSP
refers to which of the following? It is the lowest price at which the government buys commodity from the farmer, या जो भी आप लिख दीजिए। तो आपको कहीं मिनिमम और लो आपका दिमाग अलाइन कर देगा और फिर आप उस पर टिक मार दीजिएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। at which it will purchase agricultural produce from the farmers even if the market prices fall below that level। ठीक है, तो इसका मकसद ही ये होता है। अब मान लो मार्केट प्राइस ऊपर रहेगा एमएसपी के, ठीक है, मान लो एमएसपी यहाँ पे है, ये है तुमको प्राइस, देखो फिर से मैं वीडियो के आगे तो नहीं खड़ा हूँ ना, हाँ, ये आपको मान लो, जाओ यार, ये है मान लो आपको 200 रुपया, ठीक है, एमएसपी। अब अगर मार्केट प्राइस मिल रहा है आपको, इसको मार्केट प्राइस कह दे रहे, ये मिल रहा है 300 पे, तो आपको क्या लगता है कि फार्मर किस प्राइस पे सप्लाई करेंगे अपना कमोडिटी को, किस बेस प्राइस पे अपने कमोडिटी को बेचना चाहेंगे? एमएसपी के मार्केट प्राइस पे, ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा हम उस लेवल पे अपने कमोडिटी को सप्लाई करने के लिए ज़्यादा विलिंग रहेंगे। प्राइस ज़्यादा कौन है? ये है, इसीलिए इस प्राइस पे हम लोग ज़्यादा विलिंग रहेंगे अपने कमोडिटी को बेचने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा एमएसपी होता है। अब ये एम टू सपोर्ट द फार्मर इनकम इंश्योर्ड, ये एमएसपी का एम है। लाइक एमएसपी आपको गवर्नमेंट क्या लग रहा है, इकोनॉमिक्स के लिए कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट इसलिए करता है आपको क्योंकि वो एक उसका सोशल पॉलिसीज भी है बिसाइड द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इंटेंशंस। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे इंटेंशन गवर्नमेंट के मिले हुए हैं कि जब एमएसपी करता है तो वो पॉवर्टी पे भी अटैक करता है, वो जो न्यूट्रिशन चीज़ है उस पर भी आपको अटैक एड्रेस करता है, एमएसपी करके आपको एग्रीकल्चर को सस्टेन करता है। ये सब ऑब्वियसली जब हम एमएसपी एज अ टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एमएसपी का मतलब ये मत समझिएगा ना बस कि वो सप्लाई को कर रहा है, वो भी करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हम समझते हैं। तो ये एमएसपी हमने एग्जाम्पल लिया क्यों? हमने एमएसपी इसलिए लिया क्योंकि आपको देखिए गवर्नमेंट जो होता है वो एक बहुत बड़े मार्केट को एड्रेस कर रहा होता है। लाइक समझिए फार्मर्स ऑफ ऑल इंडिया, ऐसा नहीं कि फार्मर्स ऑफ ओनली यूपी या फार्मर्स ऑफ ओनली बलिया, फार्मर्स ऑफ ओनली मे बी उससे भी कोई छोटा ब्लॉक कह दीजिए आप। ठीक है, तो वो बहुत छोटा छोटा, मान लीजिए कोई प्राइवेट फर्म है वो क्या करेगा, कोई मंडी के बेसिस पे डील करेगा। ठीक है, तो समझ रहे कितना छोटा होता जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जो होता है वो ऑल ओवर कंट्री कर रहा है, तो लाखों लाखों किसान को एक साथ एड्रेस करता है। तो एमएसपी जब आता है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स को ना बहुत वाइडर स्केल पे आपको इफेक्ट करता है। अब जनरली देखिए ये वाला केस होता नहीं है, अगर ये होता तो गवर्नमेंट को एमएसपी लाने का जरूरत ही नहीं होता। दैट इज वाई ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर एमएसपी मार्केट प्राइस हमेशा उस प्राइस पे बिक रहा होता है कमोडिटी जिस पे गवर्नमेंट को लगता है कि या नहीं ये डिसेंट प्राइस है जो कि किसी भी फार्मर को मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, तो वो मिनिमम सपोर्ट क्यों लाएगा? वो पॉलिसी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो पॉलिसी एग्जिस्ट ही इसलिए करता है कि जनरली देखा गया है कि जो आपको मार्केट प्राइस होता है वो एमएसपी से कम होता है और गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों को किसानों का फायदा ना उठाया जाए आपको, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग स्किल्स कम होते हैं, बार्गेनिंग कैपेसिटी कम होता है। स्किल और कैपेसिटी दोनों अलग अलग चीजें जो कि हम बाद में कवर करेंगे, वो अलग टॉपिक है, इसीलिए अभी उस पर हम नहीं आते। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मार्केट प्राइस आपको रहता, ये एमएसपी हमने 200 लिया था, तो मार्केट प्राइस मान लीजिए आपको 100 है, मार्केट प्राइस आपको 100 है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? किसान किसके पास जाएंगे सेल करने के लिए? किसान जाएंगे गवर्नमेंट के पास, बोलेंगे मार्केट में भैया तुम ठीक है तुम गेहूं खरीद रहे हो, हम तुमको देने नहीं वाले, क्या कि तुमको बस 100 रुपये देने वाले हो। हम जाएंगे सरकार के पास, क्या हमको 200 रुपया दे रहा है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ये निकाल के सारे जो वो थे परचेजर थे उनके जो बिजनेस थे उसको एक तरह से डिस्टॉर्ट कर दिया। लाइक इन्होंने सोचा था कि 100 रुपये पे खरीद के आपको वीट का ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड बना के स्विट्जरलैंड में इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके हम इंपोर्ट बोल रहा है एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करके खूब फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो इनका प्लान था ये तो ठप हो गया क्योंकि सारा आपको जो गेहूं था वो तो चला गया आपके पास, गवर्नमेंट के पास। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया कि अरे आप ये बोलिएगा अरे सर क्या बोल रहे हैं, मतलब वो फार्मर क्या भूखे रहे उसको बेच के? एकदम सही बात है, और यहीं पे आपको ये डीलिंग आ जाता है इकोनॉमिक्स का कि आपको ये जो एमएसपी होता है ना वो ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस से ज्यादा ऊपर नहीं रखा जाता है, इस तरीके से कि जो अदर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है जैसे ये लोग हो गए
मैन्युफैक्चरर्स जो डिफरेंट गुड्स बना रहे, कंज्यूमर FMCG गुड्स बना रहे, उनको भी ज़्यादा घाटा ना हो। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने रख दिया 200, ठीक है। अब वो जो है कोई ब्रेड मैन्युफैक्चरर है, वो जाके आपको 200 पे वीट खरीदता है, उसके बाद अलग अलग वैल्यू डालता है, वो ईस्ट बनाया, ईस्ट से आपको डो बनाया, फिर ब्रेड बनाया, ब्रेड में चेरी डाला, फिर कुछ चिकना चिकनी किया, फिर उसको रंगीन पॉलिथीन में बांधा, 50 वैल्यू ऐड किया, ठीक है। अब उसका प्रोडक्ट आ गया आपको 600 रुपया पर पैकेट, ठीक है। अब 600 रुपया पर पैकेट पे कोई कंज्यूमर खरीदने वाला है? नहीं खरीदने वाला है। तो या तो उसका आपको बिजनेस खराब हो जाएगा, या तो अगर वो एक्सपोर्टर था तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो MSP का आपको कैसे देख रहे हैं कि सप्लाई पे डायरेक्ट असर पड़ रहा है। यहाँ पे इन जो आपको फार्मर का तो इन्होंने पेट बचा दिया, लेकिन इनका पेट खराब कर दिया। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें कि हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि हम किसका सप्लाई चेन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, कहाँ ज़्यादा हमें नहीं करना, कहाँ हमें ये इंश्योर करना है कि दोनों ग्रुप के साथ वैल्यू मेंटेन रहे। तो चलिए, हमारा ये पहला एग्जाम्पल हुआ। हम कोशिश करेंगे कि हम अब बहुत एग्जाम्पल लेने वाला है, ऐसा नहीं कि बस। और इसके थ्रू क्या होता है कि मान लीजिए जो फर्स्ट टाइमर है, उनको अगर MSP के बारे में नहीं पता है, तो उनके बारे में उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। अभी तो इसमें बहुत डिटेल्स बाकी है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि है क्या। जैसे मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें था मिनिमम वर्ड पर ध्यान देना। बहुत लोग इसको सीधे लो से कंपेयर कर लेंगे, तो वो लो वाला बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, बिकॉज मोर द वीडियो शॉर्टर द वीडियो, आपको हमेशा हेल्प मिलेगा कि अच्छा ये वाला एग्जांपल, इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, आपको सप्लाई एग्जांपल 1.1, और फिर हम वैसे ही 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे कर करके अलग एग्जांपल देखेंगे, ताकि देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे सप्लाई को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। चलिए तब